अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल TLB एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं लीगल ड्राफ्टिंग और लॉ पॉइंट्स पे वीडियोस बनाता हूं। आज मैं वीडियो बनाऊंगा दावा तनसीख निकाह ड्राफ्ट करने के बारे में। मुकम्मल तफसील से समझाऊंगा कि दावा तनसीख निकाह कैसे लिखा जाता है, उसका मेथड क्या है, उसमें फैक्ट्स कहाँ लिखने हैं, ग्राउंड्स कहाँ लिखनी है, काज़ ऑफ एक्शन कहाँ लिखना है, और जुरिस्डिक्शन, प्रेयर वगैरह जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दावा तनसीख निकाह लिखने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं एक निकाहनामा ओपन कर लेता हूं। ये मैंने निकाहनामा ओपन कर लिया। ये आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये है जी निकाहनामा। निकाहनामा के कॉलम नंबर 2 में दूल्हा और उसके वालिद का नाम उनकी सुकूनत बिलतरतीब, यानी कि दूल्हे के कवायफ कॉलम नंबर 2 में लिखे होते हैं और दुल्हन के कवायफ कॉलम नंबर 4 में लिखे होते हैं। तो दावा तनसीख निकाह लिखा जाता है दुल्हन की तरफ से, तो इसलिए हम शुरू करेंगे दावा तनसीख निकाह लिखना। मैं एक दावा तनसीख निकाह ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने दावा तनसीख निकाह ओपन कर लिया। उर्दू ड्राफ्टिंग है ये। इंग्लिश में भी मैं एक वीडियो में आपको लिखना समझा दूँगा, मुकम्मल तरीका बता दूँगा, उसका डाउनलोड लिंक दे दूँगा। अगर आपने कोई भी दावा, जवाब दावा, वकालतनामा वगैरह किसी चीज़ का भी आपको ड्राफ्ट चाहिए हो तो आप मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हर किस्म के ड्राफ्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देता हूँ, डाउनलोड लिंक दे देता हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट में हमने पहले लिखना है अदालत का नाम कि हम किस जगह पे दावा दायर कर रहे हैं। दावा दायर करने का असल मकसद ये है कि जिस अदालत की हदूद में प्लेंटिफ मुद्दईया रहती है, हम उस कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं। तो मैं फ़िरोज़वाला की हदूद में हूँ, तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है अदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब बाख्तियार जज फैमिली कोर्ट फ़िरोज़वाला ज़िला शेखुपुरा। ये मैंने लिख दिया है। अगर आप लाहौर में हैं तो जिधर कोर्ट फ़िरोज़वाला लिखा है इधर आप लाहौर लिख सकते हैं। अगर आप किसी और जगह में हैं तो फैसलाबाद, सियालकोट, रावलपिंडी वगैरह जो आप चाहें लिख सकते हैं। जिधर भी आप हैं उधर लिख सकते हैं। तो मैं फ़िरोज़वाला में हूँ तो मैं फ़िरोज़वाला ज़िला शेखुपुरा ही लिखूँगा। तो अब पहला नाम मैंने लिखना है मुद्दईया का। तो निकाहनामे में जाते हैं, कॉलम नंबर 4 में ये लिखा हुआ है दुल्हन का नाम। इस कॉलम के बिल्कुल सामने जो मैंने सेलेक्ट करके दिखाया है, इसके सामने दुल्हन का नाम है। ये लिखा हुआ है दुल्हन का नाम साइमा साबर दुख्तर साबर जावेद। ये एड्रेस लिखा हुआ, इसका नाम लिखा हुआ है साइमा साबर दुख्तर साबर जावेद। तो मैं दावे में लिखूँगा साइमा साबर दुख्तर साबर जावेद। इसके बाद मैं लिखूँगा जी इसका एड्रेस। ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है साकन मकान नंबर 16 गली नंबर 1 फतेहगढ़ सियालकोट। तो इस औरत का एड्रेस है सियालकोट डिस्ट्रिक्ट का। इसका मतलब है कि मैं ये दावा फ़िरोज़वाला कोर्ट में दायर नहीं कर सकता। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि मैं दावे में जाऊंगा और इसका जो असल एड्रेस है वो लिखूंगा मकान नंबर 16 गली नंबर 1, मकान नंबर 16 गली नंबर 1 फतेहगढ़ सियालकोट। अब ये हाल मुकीम मैं फ़िरोज़वाला की कोर्ट का कोई भी एड्रेस लिख दूँगा। जैसे पहले लिखा हुआ मेन बाज़ार रचना टाउन, इधर मैं कोई भी लिख सकता हूँ, जैसे अमामिया कॉलोनी, तहसील फ़िरोज़वाला, ज़िला शेखुपुरा। इसका मतलब है कि आर्ज़ी तौर पर मुद्दईया तहसील फ़िरोज़वाला की हदूद में रह रही है। तो अब ये दावा फ़िरोज़वाला में दायर हो सकता है। इसके बाद मैं लिखूँगा डिफेंडेंट का नाम, मुद्दालय का नाम, दूल्हे का नाम। तो यह है आसम रज़ा वल जाफ़र हुसैन शाह। कॉलम नंबर 2 में लिखा हुआ है। ये मैंने सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया है, आसम रज़ा वल जाफ़र हुसैन शाह। तो लिखेंगे जी आसम रज़ा वल जाफ़र हुसैन शाह। इसके बाद हम लिखेंगे जी इसका एड्रेस मकान नंबर 93/C मला सेटेलाइट टाउन गुजरांवाला। तो इसका एड्रेस लिखेंगे साकन मकान नंबर 93/C मला सेटेलाइट टाउन गुजरांवाला।
ये हो गया जी मुद्दा लय का नाम। अब आ गया जी दावा तनसीख नकाह। इसमें सबसे पहले लिखने का तरीका ये जी जनाब अली मदैया हस्बे अर्गज़ार है, ये मैंने पहले लिखा हुआ है। ये ड्राफ्ट मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा, अगर अब किसी को चाहिए हो तो डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये इन पेज की फ़ाइल होगी, आप इन पेज में इसको ओपन कर सकते हैं और बआसानी चेंज कर सकते हैं। पहले ज़माने में लिखेंगे मदैया मदरजा वाला पता की रहायशी है, मदैया की शादी हमरा मुद्दा मोरखा। इधर तारीख़ लिखनी है, मोरखा का मतलब होता है जिस तारीख़ पर शादी हुई थी, यहाँ तारीख़ लिखनी है। तो फिर हम जाएंगे निकाह नामे पे। निकाह नामे में लिखी होती है जी शादी की तारीख़। ये नीचे कॉलम नंबर 12 में लिखा है शादी सरअंजाम पाने की तारीख़। तो जनाब ये लिखी हुई है शादी की तारीख़ 13/10/2014। अब हम लिख देंगे 13/10/2014 को बामुताबिक शरीत महमदी सरअंजाम पाई। बामुताबिक शरीत महमदी, तो ये मुस्लिम का दावा है, इसलिए हम शरीत महमदी लिखेंगे। क्रिश्चियन का दावा हरगिज़ नहीं होता, क्रिश्चियन की पिटिशन होती है, वो भी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत। उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अपने दोस्तों को बता दूंगा। फ़िलहाल मैं मुस्लिम का फैमिली दावा लिख रहा हूँ। तो बामुताबिक शरीत महमदी सरअंजाम पाई। उसके बाद आता है जी अगर फ्री कैन के यानी कि मदैया और मुद्दा के अगर कोई बच्चे हैं तो इधर हम लिखेंगे दौरान बादकारी मदैया के बतन और मुद्दा के नुतफ़ा से 1 बेटा 2 बेटे 3 बेटे, या अगर बेटे बेटियां दोनों हैं तो 1 2 4 जितने भी हैं बच्चे पैदा हुए। इधर लिखा हुआ एक बेटा बाउमर तकरीबन 2.5 माह पैदा हुआ। अगर कोई औलाद नहीं हुई तो फिर हम लिखेंगे मुद्दा के नुतफ़ा से कोई औलाद पैदा ना हुई है। अगर हमारे पास निकाहनामा की कापी है तो इधर हम निकाहनामे की कापी लफ़ करेंगे। इससे पहले एक और बात बता दूं कि अगर कोई बच्चा है तो इसके आगे लिखेंगे बच्चे पैदा हुए जो कि बकीद हयात है। अगर एक है तो है, ज़्यादा है तो हैं और मदैया के पास हैं। अगर नहीं है, मैंने लिखा बेटा तो कोई औलाद पैदा नहीं हुई, तो हम ये डिलीट कर देंगे। नकल निकाहनामा लफ़ हाज़ा है। अगर नकल निकाहनामा हमारे पास अवेलेबल है तो लिखेंगे लफ़ है, अगर नहीं है तो इधर लिखेंगे हम ये जो नकल निकाहनामा है इसकी बजाय हम लिखेंगे निकाहनामा मुद्दा के कब्ज़ा में है। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास निकाहनामा मौजूद है तो मैं ये नहीं लिखूँगा और इसके आगे लिखूँगा नकल निकाहनामा लफ़ हाज़ा है। अब दूसरे ज़मन में हमने लिखने हैं फैक्ट्स, दोनों फ्री कैन के फैक्ट्स। जैसे लिखा हुआ है कि शादी के बाद शुरू दिन से मुद्दा का रवैया हमारा मदैया दुरुस्त ना था। अगर शादी को काफ़ी साल हो गए हैं तो इधर आप लिख सकते हैं कि शादी के बाद कुछ अर्सा तक फ्री कैन का मुद्दा का रवैया हमारा मदैया दुरुस्त रहा, फिर बदल गया। यहाँ मैंने लिख दिया थोड़ा अर्सा अगर शादी को हुआ तो फिर हम ये लिखेंगे शादी के बाद शुरू दिन से मुद्दा का रवैया हमारा मदैया दुरुस्त ना था। मुद्दा अक्सर छोटी छोटी बातों पर मुश्तिल होकर मदैया को मारपीट का निशाना बनाता और मारपीट करके मदैया को घर से निकाल देता। इसके अलावा भी आप जो चाहें लिख सकते हैं, यहाँ कोई रीज़न और भी लिख सकते हैं। लेकिन मदैया के वालिदैन फिर मदैया को मुद्दा के घर छोड़ आते, यानी कि मदैया के वालिदैन एक नीति से उसको छोड़ आते तो इधर ये बात रहे। इसके आगे लिखा है जी मदैया अपने वालिदैन की इज़्ज़त की खातिर मुद्दा के ज़ालमाना रवैया को बर्दाश्त करती रही। अब तीसरे ज़मन में हम लिखेंगे कि उसने कब निकाला घर से, कैसे निकाला घर से। तो तीसरे ज़मन में ये लिखा हुआ है अरसा तकरीबन 1.5 माह कबल। इस दावे के मुताबिक 1.5 माह है। अगर आप अपनी पार्टी को पूछते हैं वो बताते हैं जी 2 माह कबल, 4 माह, 6 माह, साल, तो आप इधर जितना मर्जी लिख सकते हैं। अरसा तकरीबन 2 साल कबल, 3 साल कबल या 4 साल कबल या 2 माह कबल, 1 हफ़्ता कबल, जितना मर्जी लिख सकते हैं। मुद्दा ने मदैया को मारपीट कर, अगर बच्चे हैं तो लिखेंगे मदैया हमरा नाबालगान को मारपीट कर, या मदैया को मारपीट कर हमरा नाबालगान। इधर हमारे पास बच्चे नहीं हैं तो हम सिर्फ ये लिखेंगे मदैया को मारपीट कर तन पोशीदनी पारचात में घर से निकाल दिया हुआ है। तन पोशीदनी पारचात का मतलब होता है तन पोशीदनी जो जिस्म पर पहने हुए थे, सिर्फ वही कपड़े, उनके अलावा कुछ नहीं लेके। इसके बाद लिखेंगे जनाब तब से मदैया पता मज़कूरा वाला पर अपने वालिदैन के घर रहाइश पजीर है। इधर इस दावा में मदैया अपने वालिदैन के घर रहाइश पजीर है तो मैंने वालिदैन के घर लिखा है। अगर आपके क्लाइंट कहीं और रहाइश पजीर हैं तो लिख सकते हैं अपने अजीज़ व अकारब या अपने भाई के घर या अपने रिश्तेदारान के घर, जो भी आपका है मौक़िफ़ वो आप लिख सकते हैं।
मुद्दला ने ना तो कभी, इसके बाद लिखेंगे मुद्दला ने ना तो कभी मदैया को अपने घर आबाद करने की कोशिश की है और ना ही कभी खर्चा नान उसका अदा किया है और ना ही कभी मदैया की कोई खबर गिरी ली है। ये भी तीसरा ज़िमन मुकम्मल हो गया भाई। इसके बाद हम लिखेंगे चौथा ज़िमन। चौथे ज़िमन में लिखेंगे कि वजूहात क्या हैं, क्या क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमें तनसीख निकाह की डिग्री दरकार है। तो चौथे ज़िमन में मैंने लिखा है भाई ये कि मदैया मुद्दला से मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर तलाक़ की हकदार है। पहली वजह दावे में लिखी है जनाब ये कि मुद्दला नशा का आदी है, नशा फ़रोख्त करता है और क्रिमिनल किस्म का आदमी है तो ये सरासर इल्ज़ाम। अगर आपका जो क्लाइंट है वो बताता है कि भी मुद्दला क्रिमिनल है या नशा करता है तो फिर आप लिखें, वरना आपको मैं एक अच्छा वर्ड बता देता हूँ वो आप लिख सकते हैं। ये हरगिज़ ना लिखें क्योंकि ये अच्छे अल्फाज नहीं हैं। ये कि मुद्दला आवारा किस्म का आदमी है, ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ये कि मुद्दला आवारा और अयाश किस्म का आदमी है। ये आम लफ्ज़ हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं है, बड़े इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, बुरी बात होती है। तो दूसरे ज़िमन में जनाब हम मेन चीज़ ये ज़रूरी है हर दावे में लिखना चाहिए कि मुद्दला कभी भी मदैया को खर्चा नानुर्फ़ का अदा ना करता है। अब तीसरी ग्राउंड है जी मुद्दला बिला वजह मदैया को गाली गलोच करता है। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं मुद्दला बिला वजह मदैया को गाली गलोच पर तशद्दुद करता है और मार पीट कर अक्सर घर से निकाल देता है। ये भी अच्छी ग्राउंड है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे जी चौथे ज़िमन में कि मुद्दला को मदैया में कोई दिलचस्पी ना है। पाँचवीं ग्राउंड आगे जनाब मदैया को मुद्दला के ऐसे रवैया की वजह से सख्त नफ़रत हो चुकी है। ये भी बहुत ज़रूरी है, ये लिखना है क्योंकि नफ़रत हो जाएगी और नभाना मुमकिन हो जाएगा तो फिर खुला की बिना पर डिग्री हो सकती है। तो ये मैंने लिखा है मदैया को मुद्दला के ऐसे रवैया की वजह से सख्त नफ़रत हो चुकी है और मदैया खुला की बिना पर तलाक़ की हकदार है। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं और हदूदुल्लाह में रहते हुए निभा अफ्रीकैन नामुमकिन हो गया है, लिहाजा मदैया खुला की बिना पर तलाक़ की हकदार है। ये आगे जी ग्राउंड, चौथे ज़िमन में हम ग्राउंड लिखेंगे। मैं आपको पैरा वाइज बता रहा हूँ। अच्छी प्लेटिंग करने का तरीका ये ही होता है कि आप सबसे पहले पार्टीज़ के नाम लिखें, फिर फैक्ट्स लिखें, फिर वजूहात लिखें और जो हमें दरकार है फिर वो लिखें। आगे आ गया जी पंजवां ज़िमन। पाँचवें ज़िमन में हम लिखेंगे जी कि मदैया ने हर चंद मुद्दला को कहा और कहलवाया गया। फैक्ट्स लिखने के बाद वजूहात लिखने के बाद ज़रूरी चीज़ ये भी होती है कि हमने उसको कांटेक्ट किया है, जो हमें दरकार था उसको बोला हमने कि हमारी रिक्वेस्ट मान ले, जो हमें दरकार है वो मान ले, लेकिन उसने इनकार कर दिया जिससे बनाए दावा पैदा हुई है और हम अदालत में आ गए हैं। तो पाँचवें ज़िमन में लिखेंगे जी मदैया ने हर चंद मुद्दला को कहा और कहलवाया। यहाँ भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं आपको डिस्कस करता जाऊँ कि अगर हमें कोई दादरसी किसी प्राइवेट पर्सन के ख़िलाफ़ दरकार है तो उसमें हम लिखेंगे कहा और बजरिया मुअज़्ज़िन कहलवाया गया। अगर हम दावा कर रहे हैं किसी सरकारी बंदे के ख़िलाफ़ तो उसको मुअज़्ज़िन के ज़रिए कहलवाया नहीं जाता, उधर सिर्फ लिखेंगे हर चंद कहा गया। तो ये प्राइवेट पर्सन है तो इसलिए हमने लिखा है जी मदैया ने हर चंद मुद्दला को कहा और कहलवाया कि वो मदैया को आसान तरीक़ा से तहरीरी तौर पर तलाक़ देकर अपनी ज़ौजियत से फ़ारग कर दे, लेकिन मुद्दला बाद अज़ इनकारी है जिससे बनाए मुखासमत दावा हाज़ा पैदा हुई है, लिखने या हुई एक ही बात है। तो ये जनाब पाँचवां ज़िमन मुकम्मल हो गया जिससे हमें बनाए मुखासमत पैदा हो गई। आगे छठवां ज़िमन लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे बनाए दावा आखिरी बार एक हफ़्ता कबल कत्ई अनकार मुद्दला से पैदा हुई जो ताहाल जारी है। छठवें ज़िमन में लिखेंगे हम छठे ज़िमन में कि बनाए दावा हमें कब और कैसे पैदा हुई। तो आखिर बार हमें एक हफ़्ता कबल जब हमने उसको बोला कि हमें तलाक़ दे दे, उसने इनकार कर दिया, तो आखिर बार कत्ई अनकार मुद्दला से एक हफ़्ता कबल पैदा हो गई। आगे बात करेंगे जी सातवें ज़िमन में। हर दावा के एंड पे ये ज़रूरी तीन चीज़ें होती हैं, तीन ज़िमन आखिरी यही होते हैं कि बनाए दावा कब और कैसे पैदा हुई, रहाइश कहाँ है, अदालत हुज़ूर को अदालत जिसके सामने हम केस दायर कर रहे हैं उसको इख्तियार समात हासिल है या नहीं है, और आखिरी ज़िमन होता है जी कोर्ट फ़ीस का, इस पर कोर्ट फ़ीस कितनी तयन करनी है इख्तियार समात के लिए। तो जी छठा ज़िमन मैंने लिख दिया। सातवां ज़िमन
रहायश मदैया अंदर हदूद अदालत हजूर वाक़। अदालत हजूर का मतलब है जिस कोर्ट के सामने मैं हाजिर हूँ, इसलिए अदालत हजूर को इख्तियार समाअत दावा हाजा हासिल हैं। अगर ये मदैया किसी और डिस्ट्रिक्ट की होती, किसी और डिस्ट्रिक्ट में रैश पजीर होती, तो ये कोर्ट इस केस को समाअत नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं ऊपर लिख के आया हूँ कि हाल मुकीम अंदर हदूद तहसील फ़िरोज़ वाला है। आगे जी 8वां ज़ीमन, इसमें मैंने लिखा जी कि ये कि दावा हादा पर हस्ब ज़ाब्ता कोर्ट फीस चश्मा कर दिया गया है। ये फैमिली दावा है, इसलिए हम इस पे लिख सकते हैं कि हस्ब ज़ाब्ता चश्मा कर दिया गया है। अगर कोई सिविल सूट हो तो उसमें हमें मलियत दावा बगैर कोर्ट फीस और इख्तियार समाअत मुकर्रर करनी होती है। इसके बाद आखिरी चीज़ है जी इस्तदा। उर्दू में इसको इस्तदा बोलते हैं, इंग्लिश में प्रेयर बोलते हैं। जो हमें दरकार है अब हमने वो लिखना है। तो ये मैंने प्रेयर लिखी हुई है जी। अंदरी हालात वाला इस्तदा है कि डिग्री तनसीखन का हक मदैया बरखिलाफ़ मुद्दला मा हर्जा व खर्चा सादर फरमाई जाए, नीज़ दीगर दादरसी जो करीन इंसाफ हो वो भी दिलाई जाए। ये हमारा दावा मुकम्मल हो गया जी। नीचे अल अर्ज़ लिखा हुआ है, इसकी बजाय आप अर्ज़ या अल अर्ज़ लिख सकते हैं। मैंने अल अर्ज़ लिखा हुआ है तो आप अल अर्ज़ लिखें या अर्ज़ लिख लें, कुछ भी। अब नीचे मदैया का नाम लिखेंगे। मदैया का नाम ऊपर से कॉपी करते हैं फ्रंट से और इसके बॉटम में पेस्ट कर देते हैं। तो ये दावा मुकम्मल हो गया जी। इसके नीचे हम लिखेंगे वकील साहब का नाम, बदरिया काउंसिल जो भी आपका नाम है। जिधर मैंने ABC लिखा हुआ है इधर आप वकील का नाम लिख सकते हैं, जैसे मोहम्मद यार या मोहम्मद अंसर, जो भी नाम है वकील साहब का वो लिख के आगे एडवोकेट हाई कोर्ट लिख दें। ये दावा मुकम्मल हो गया जी। अब इसमें एक और चीज़ रह गई है, वो भी आपको बता दूं कि इसमें तस्दीक डालनी होती है। कोई भी दावा या जवाब दावा या दरख्वास्त हो उस पर तस्दीक बहुत ज़रूरी होती है। ये मैंने तस्दीक लिखी हुई है। तस्दीक में लिखते हैं जी हल्फन तस्दीक किया कि ज़िमनात दावा हाजा मेरे बेहतरीन इल्म व यकीन से सही व दुरुस्त हैं। आगे लिखेंगे बामकाम मैं फ़िरोज़ वाला हूँ तो आपको इधर फ़िरोज़ वाला लिख के दिखाया है। अगर आप सियालकोट में हैं तो आप इधर लिख सकते हैं सियालकोट, जिस भी कचहरी में हैं। अगर आप लाहौर में हैं तो लिख सकते हैं लाहौर, लेकिन मैं फ़िरोज़ वाला में हूँ तो मैं लिखूँगा फ़िरोज़ वाला। आगे लिखेंगे जी मोरखा। मोरखा का मतलब वही हो गया तारीख़, किस तारीख़ को हम ये दायर कर रहे हैं। तो आज तारीख़ है 22/7/2023, तो इधर लिख देंगे जी 22/7/2023। अगर आप जिस भी तारीख़ को ये लिखेंगे वो तारीख़ इधर लिख देना। इसके बाद वही इसके साथ दावा के साथ लगती है लिस्ट गवाहान, फहरिस्त गवाहान। तो ऊपर नाम, वही अदालत का नाम और टाइटल लिखेंगे। पहले मदैया का नाम, जो भी मदैया का नाम था, हमारे पास मदैया का नाम था जी साइमा साबर और मुद्दला का नाम था आसिम रज़ा। तो पहले हम लिखेंगे साइमा साबर और मुद्दला का नाम है जी आसिम रज़ा। तो इधर लिख देंगे आसिम रज़ा। इधर हम 2 गवाह लिखेंगे। ये पहले लिखा हुआ है मैंने गवाह, इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोहम्मद अली वल बरकत अली साकन रचना टाउन फ़िरोज़ वाला लिखा हुआ है। यहाँ आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जो दिल चाहे लिख सकते हैं जी। तो दूसरा गवाह का नाम है नसीर अहमद वल बशीर अहमद। आप इधर कोई भी लिख दें जो आपके पास होगा गवाह दावे का, वो आप लिखेंगे। मानत अली वल्द अज़ीज़ दीन, जो भी है आपका गवाह वो आप लिख देंगे। और तीसरा लिखेंगे मदैया खुद बतौर गवाह। अब इसकी खुलासा क्या है, फिर इस गवाहान का खुलासा। तो ये नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, ये कि गवाहान मदैया के दावा की तायीद में अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे। इधर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये कि गवाहान मदैया के दावा की तायीद में और मुद्दला के मौक़िफ़ की तरदीद में। वैसे हम सिर्फ इतने लिखते हैं, तायीद में अपने बयानात कलमबंद करवाएंगे। तो नीचे जनाब नाम लिखेंगे, नाम था साइमा साबर। इसके नीचे ABC वकील का नाम लिखेंगे, तो जो हम पीछे लिख के आए थे जैसे मोहम्मद यार, तो वही नाम लिख देंगे। तो ये भाई दावा लिखने का मुकम्मल तरीका मैंने आपको बता दिया है। दावे का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ से आप दावा का ड्राफ्ट मुकम्मल तैयार डाउनलोड करके एडिटेबल मोड में है, इसको डाउनलोड करें, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करें जो आपको दरकार है, तो इसका प्रिंट निकालें और भाई दायर कर सकते हैं। मेरा चैनल देखने के लिए शुक्रिया भाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इसमें कोई ख़राबी है नहीं पसंद तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर अच्छी है तो फिर भी कमेंट ज़रूर करिएगा।
مجھے بتائیے گا کہ اچھا کام کیا ہے یا نہیں۔ تو شکریہ بھائی، اللہ حافظ۔